नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये ठोस अवस्था नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका चुंबकीय गुण क्या होता है, उनके अंदर चुंबकीय गुण होता है तो कैसा कैसा होता है और कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ठोस के अंदर चुंबकीय गुण होता है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो उसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। अब ये क्यों उपस्थित होता है? क्योंकि दुनिया का कोई भी पदार्थ है तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उसमें जरूर होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो जरूर होगा। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और आप लोगों को पता है कि आवेश कुछ चीजें उत्पन्न करता है। अगर आवेश रुका है तो ये उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र। और अगर यही आवेश एक समान चाल से चलने लगे तो ये वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अगर कोई आवेश रुका है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर आवेश एक समान चाल से चलने लगे तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो चुंबक का गुण आ गया। और प्रत्येक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होता, वो एक समान चाल से चलता है। पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसमें घूमता रहता है, और उसके घूमने के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है अंदर, और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है। यानी ठोसों में जो चुंबकीय गुण पाया जाता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। क्योंकि ठोसों के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता रहता है, और इसके घूमने के कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो किस तरह से घूमते हैं? तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमते हैं। एक तो जिस जगह पर है उसी जगह पर घूमते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है तो दो तरीके से घूमता है। एक तो ये अपनी जगह पर ही घूमता है, अपने जगह पर ही। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो अपने जगह पर घूम रहा है, और अपने जगह पर घूमते घूमते नाभिक के चारों तरफ भी घूमा करता है। यानी इलेक्ट्रॉन एक तो अपनी जगह पर घूम रहा है और दूसरा नाभिक के चारों तरफ भी ये घूम रहा है। तो नाभिक के चारों तरफ जो घूम रहा है इसको कहते हैं परिक्रमण गति। इस गति को कहते हैं परिक्रमण गति। और अपनी जगह पर जो घूम रहा है इसको कहते हैं घूर्णन गति। और इन दोनों गति के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र पदार्थों के अंदर उत्पन्न करते हैं, ठोसों के अंदर उत्पन्न करते हैं। यानी प्रत्येक ठोस में जो चुंबकीय गुण होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉनों के कारण क्यों होता है? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, और आवेश जब भी चलेगा तो क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर किस तरह से घूमता है? तो एक तो अपनी जगह पर ही घूमता है, तो अपनी जगह पर जो घूमता है उसको कहते हैं घूर्णन गति। और एक तो नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो इसको कहते हैं परिक्रमण गति। और इन दोनों गति के कारण, घूर्णन गति के कारण और परिक्रमण गति के कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कुल चुंबकीय आघूर्ण। तो कुल चुंबकीय आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चलिए इसको लिखते हैं और देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। लिखा है प्रत्येक ठोस में इलेक्ट्रॉनों के कुल चुंबकीय आघूर्ण। अब कुल चुंबकीय आघूर्ण का मतलब चक्रण वाला अपनी जगह पर जो घूम रहा है उस वाले के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका, प्लस कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के कारण उसमें चुंबकीय गुण निहित होता है प्रत्येक ठोस में। अब चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर ठोसों के प्रकार, चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, यानी ठोसों का वर्गीकरण। चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अब किसी भी चीज का वर्गीकरण करना हो तो हम किसी न किसी आधार पर करते हैं।
जैसे हमें क्लास के स्टूडेंट का या स्कूल के किसी स्कूल के बच्चों का वर्गीकरण करना हो तो हम जेंडर के आधार पर कर सकते हैं कि लड़कियां इधर खड़े हों, बॉयज़ इधर खड़े हों। हम ड्रेस के आधार पर कर सकते हैं कि जो ड्रेस में आए हैं वो इधर खड़े हों, जो ड्रेस में नहीं आए वो इधर खड़े हों। क्लास के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे आधार हो सकते हैं। तो हम चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर ठोसों के प्रकार यानी ठोसों का वर्गीकरण करते हैं तो दो आधार पर, एक तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर और दूसरा है डोमेन के आधार पर। अब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अनुचुंबकीय, होता है प्रतिचुंबकीय। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, जबकि डोमेन के आधार पर सबसे पहला होता है लौह चुंबकीय। तो देख लीजिए, चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर ठोसों के दो प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होंगे, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। और डोमेन के आधार पर तीन प्रकार के होंगे, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और फेरी चुंबकीय। अभी हम समझा देंगे कि डोमेन के आधार पर कैसे और इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैसे। अब चलिए देखते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। ठोसों का वर्गीकरण चुंबकीय गुण के आधार पर दो प्रकार से, पहला इलेक्ट्रॉन के आधार पर, दूसरा है डोमेन के आधार पर। अब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर चलिए एक एक करके हम दोनों के दोनों समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम अन्य चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुणों का अध्ययन करने से पहले हम ये समझते हैं कि देखिए, ठोसों के अंदर या कोई भी चीज़ है उसके अंदर होते हैं उपकोष, उसके अंदर होते हैं उपकोष। और उपकोष चार प्रकार के होते हैं, यस, पी, डी और एफ। यस उपकोष के अंदर चार कक्षक, एक कक्षक होता है। पी के अंदर तीन कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक कक्षक में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रह सकते हैं, इस तरह से। अब इसमें प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से और एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से क्यों दर्शाया गया? क्योंकि कक्षक के अंदर जिस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दर्शाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए, कक्षक के अंदर भी इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते। कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दर्शाया गया है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज माने जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में घूम रहा है। और जिस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दर्शाया गया है वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के घूमने के विपरीत दिशा में घूम रहा है। अब होता क्या है, अगर कोई कक्षक ऐसा है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो ये कक्षक क्लॉकवाइज घूमकर जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में घूमकर, एंटी क्लॉकवाइज घूमकर उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में उत्पन्न करेगा और फिर क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब समझिए अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर कम से कम एक कक्षक ऐसा होता है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन हो ही ना। तो जब ऐसा कोई ठोस जिसके अंदर कम से कम एक कक्षक ऐसा है जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए कोई डिब्बा ऐसे है, कोई कक्षक ऐसे है, उसके अंदर यक्कई इलेक्ट्रॉन है, इसका जोड़ीदार है ही नहीं, तो ये केवल अकेला है और अकेले घूमेगा तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निरस्त नहीं होगा और उसी के कारण ये क्या होगा, पदार्थ अनुचुंबकीय होगा। और अनुचुंबकीय पदार्थ कैसा होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में हल्का सा आकर्षित होता है, हल्का सा आकर्षण का महसूस करता है। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ समझ में आ गया। अब चलिए इसकी भाषा लिख देते हैं। लीजिए, मैंने भाषा लिख दिया है, वह पदार्थ जो दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं।
आकर्षित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। ये क्यों होता है, इसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, देखिए। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय का जस्ट उल्टा। अगर कोई ठोस है उसमें अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसी भी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जोड़ीदार वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जितना चुंबकीय क्षेत्र ये क्लॉकवाइज उत्पन्न करेगा उसकी विपरीत दिशा में ये घूमकर उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देगा। ये जितना चुंबकीय क्षेत्र क्लॉकवाइज घूमकर उत्पन्न करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमकर ये उसे निरस्त कर देगा, तो निरस्त हो गया। और ये इसका जोड़ीदार है ही नहीं, इसका है ही नहीं, अकेला ही घूम रहा है, तो यही क्या करेगा, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इसी के कारण इस पदार्थ को जब किसी चुंबक के पास में ले जाएंगे तो ये हल्का सा आकर्षण का महसूस करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में हल्का प्रतिकर्षित होते हैं, ये प्रतिकर्षण का महसूस करते हैं, हल्का सा दूर भागते हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जिन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एकदम से नहीं होता प्रतिचुंबकीय, मतलब सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन ही हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, आप लोग फोटो खींचिए। हम लोगों ने क्या सीख लिया, ठोसों का वर्गीकरण इलेक्ट्रॉन के आधार पर सीख लिया, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय भी। अब हम समझते हैं डोमेन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो डोमेन के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझना है तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डोमेन किसे कहते हैं। तो डोमेन किसे कहते हैं, तो डोमेन क्या होता है, जो ठोस होते हैं, ठोसों में जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ठोसों में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि सारे के सारे आयन समूह में बटे हुए होते हैं, ऐसे छोटे छोटे समूह में बट जाते हैं। जैसे इतना बड़ा ठोस है तो उस पूरे ठोस में जो आयन है या जो परमाणु है या जो इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर जो अवयवी कण है, वो एक झुंड बनाकर एक निश्चित दिशा में ऐसे अग्रसित होते हैं, मतलब गतिमान होते हैं या फिर झुके हुए होते हैं। तो उन सारे खंडों को ही डोमेन कहते हैं। ठीक है, डोमेन क्या होता है, जिसे देखिए ये एक ठोस है और इसमें क्या है, कुछ कुछ आयनों का झुंड बना हुआ है। इसमें देखिए ध्यान से, तो ये धातु आयन जो हैं ये क्या है, झुंड में बने हुए हैं। अब इतना झुंड देखिए इस तरफ अग्रसित है, इतना झुंड बनाकर ऊपर की तरफ अग्रसित है, इतना झुंड बनाकर इस तरफ अग्रसित है, इतना झुंड बनाकर इस तरफ। तो ऐसे सारे के सारे घांच पांच सब लोग झुंड, बहुत सारे झुंड बने हैं और सारे के सारे झुंड एक निश्चित दिशा में अग्रसित हैं। देखिए कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर, सब के सब घांच पांच इस तरह से अग्रसित हैं। और जैसे ही इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो ये क्या होंगे, ये जो अग्रसित हैं चाहे जिस दिशा में, उनकी व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। जिस देखिए इसको जब रखा गया चुंबकीय क्षेत्र में, तो अब देखिए यहाँ पर चाहे जो झुंड, अच्छा ये प्रत्येक झुंड क्या है, डोमेन है। ये एक खंड एक डोमेन, ये एक खंड एक डोमेन, यही डोमेन है। अब देखिए जो डोमेन है उसको जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये जो जिस तरफ अग्रसित हैं इनकी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आएगा और उसी परिवर्तन के आधार पर हम लोग लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय का डिसाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है, ये डोमेन है। अब देखिए सबसे पहला समझिए, अच्छा डोमेन क्या है, स्पष्ट हो गया। किसी ठोस के अंदर जो धातु आयन होते हैं वो सारे के सारे धातु आयन छोटे छोटे समूहों में बटे हुए होते हैं और वो सारे के सारे समूह डोमेन कहलाते हैं। और प्रत्येक डोमेन के जितने भी आयन होते हैं, जितने भी धातु आयन होते हैं, एक निश्चित दिशा में अग्रसित होते हैं और उसी को डोमेन कहते हैं। अब इस डोमेन के आधार पर लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय समझिए ध्यान से। देखिए जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें जो डोमेन है, जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में अग्रसित हो जाएंगे, तो उसे कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस जिसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखें
तो उसमें उपस्थित सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में अग्रसित हो जाएं, सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में अग्रसित हो जाएं, तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अब समझिए प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, डोमेन के आधार पर। तो देखिए, ऐसे ठोस जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जितने डोमेन एक दिशा में अग्रसित हों उतने ही डोमेन उसकी विपरीत दिशा में अग्रसित हों। तो होगा क्या, जितने डोमेन ऊपर की तरफ अग्रसित हुए उतने ही डोमेन उसकी जस्ट विपरीत दिशा में अग्रसित हो गए। तो इसके द्वारा जो चुंबकत्व उत्पन्न होगा वो सारा का सारा ये क्या करेगा, निरस्त कर देगा, क्योंकि जितने डोमेन एक दिशा में अग्रसित हैं उतने ही डोमेन दूसरी दिशा में अग्रसित हैं। तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो सारा चुंबकीय क्षेत्र इसकी विपरीत दिशा के कारण ये निरस्त कर देगा। तो इसे कहते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। अब फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसमें कुछ डोमेन तो एक ही दिशा में अग्रसित होंगे लेकिन एक ना एक डोमेन विपरीत दिशा में अग्रसित हो जाएगा। अब ये दोनों तो सेम टू सेम है और इसका चुंबकीय क्षेत्र इसने निरस्त कर दिया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो दोनों डोमेन की दिशा विपरीत है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को इसका चुंबकीय क्षेत्र निरस्त कर देगा, लेकिन बाकी द्विठू का चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ रहेगा। तो ये क्या है, फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, डोमेन क्या है, स्पष्ट है। ऐसा ठोस जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में अग्रसित हो जाएं, वो लौह चुंबकीय। ऐसा ठोस जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जितने डोमेन एक दिशा में अग्रसित हुए हैं उतने ही डोमेन उसके विपरीत दिशा में अग्रसित हो जाएं, तो प्रतिलोह चुंबकीय। और फेरी चुंबकीय में क्या होता है, सब के सब एक ही दिशा में अग्रसित होंगे पर कुछ क्या होंगे, विपरीत दिशा में हो जाएंगे। तो विपरीत दिशा में जितने होंगे उसको क्या करेगा, कुछ तो काउंटर कर लेगा, मतलब निरस्त कर देगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा बच जाएगा जिसकी वजह से उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ रहेगा। जैसे इसमें देखिए, इसका इसने काउंटर किया और ये दोनों क्या करेंगे, इनका चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा। तो ये हो गए। अब मैं इनकी भाषा लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये पदार्थ जो होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और इनके अंदर एक गुण होता है कि जो चुंबक है ना, चुंबक से जब तक कोई लौह चुंबकीय पदार्थ जुड़ा रहेगा तब तक वो भी चुंबक जैसा ही व्यवहार करेगा। जैसे एक चुंबक ले लीजिए, उस चुंबक से एक लोहे की कील लटका दीजिए, तो ये लोहे की कील जब तक भर उस चुंबक से जुड़ी रहेगी तब तक भर ये लोहे की कील भी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, और इस लोहे की कील से कोई दूसरी कील लटकाइए तो वो भी लटक जाएगी। लेकिन होगा क्या, जैसे ही चुंबक हटाएंगे तो इसका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इस चुंबक से इस लौह चुंबकीय पदार्थ को काफी दिन तक बांध कर रखा जाए तो क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक भी बन सकता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबलता से, बहुत प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित होते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में आप लोग जानते हैं, ये ना तो आकर्षित होते हैं ना प्रतिकर्षित होते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर जितना चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है सबका सब निरस्त हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। फेरी चुंबकीय पदार्थ बहुत तेजी से तो नहीं, लेकिन ये भी हल्का हल्का आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनका पूरा का पूरा चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसमें जितने भी डोमेन एक दिशा में होते हैं उतने ही विपरीत दिशा में नहीं होते, उससे कम होते हैं। तो देख लीजिए।